प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हो आप लोग और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट। और लास्ट वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद करो। फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी 7, आपको याद होगा बेटा। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल में बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कैंडेला में मेज़र करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं और आपको एक बढ़िया वाली बात बता दूं कि जो हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत डिफिकल्ट है। देखने में आपको बहुत टेक्निकल और बहुत डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन ये कभी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाती। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप बुक में देखोगे फिर आप कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। बट फैक्ट ये है, ये कभी भी आज तक किसी स्कूल एग्जाम में भी नहीं पूछी गई और कॉम्पिटिशन में तो पूछने का मतलब भी नहीं बनता। सो हम जस्ट पढ़ ले रहे हैं, आप भी सुन लेना इस हिसाब से कि आपको थोड़ा सा ठीक लगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है मीटर। अभी इतनी खतरनाक सी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वैसे आपके सामने लिखा हुआ है। मीटर की डेफिनेशन या किलोग्राम की डेफिनेशन अलग अलग टाइप से समझाई है। समझाने का कारण पता क्या है? जनरली मैं किसी से पूछूं बेटा मीटर क्या होता है, तुम बोलोगे सर अगर हम कपड़े की शॉप पे जाए ना और हमें अपने को स्टिच करवाने हो कपड़े, और हम पैंट का कपड़ा उससे लें या शर्ट का कपड़ा उससे लें, तो वो मीटर की एक स्टिक निकालेगा लंबी सी मेटल की, और वो एक लंबी स्टिक होगी, उसको बोलेगा सर ये 1 मीटर के बराबर है, फिर वो मेज़र करके हमें कपड़ा दे देगा। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है उस मीटर स्टिक के साथ। हम एक चीज़ जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल, वो टेम्परेचर के साथ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखाते रहते हैं। अगर वो मीटर की स्टिक जून के मंथ में सेम शॉप पे रखी हो, एसी ना चल रहा हो, और वही मीटर स्टिक जनवरी के मंथ में रखी हो और एसी ऑब्वियसली बात है तब नहीं चलता, हीटर भी ना चल रहा हो, तब जनवरी मंथ में मीटर स्टिक की लेंथ कम होगी क्योंकि लो टेम्परेचर पे मेटल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और जून के मंथ में उसी मीटर स्टिक की लेंथ ज्यादा होगी। तो फिर हम कौन सी वाली डेफिनेशन बोलेंगे यार, जनवरी वाला मीटर स्टिक के जून वाला? बड़ा डिफिकल्ट हो गया ना। इसलिए कुछ हमने ऐसी डेफिनेशन बनाई है जो इस बात पे डिपेंड ना करती हो, प्रेशर, टेम्परेचर, कि वो चंडीगढ़ में है कि दिल्ली में है, लुधियाना में है या फिर कनाडा में है। मीटर स्टिक कहीं भी रख दो, उसकी डेफिनेशन सेम आनी चाहिए। तो यहां पे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई है। यहां पे क्या लिखा है? द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1650763.73 वेवलेंथ्स इन वैक्यूम ऑफ रेडिएशन फ्रॉम क्रिप्टॉन आइसोटोप ऑफ मास 86। यहां मास 86 का मतलब क्या हुआ? ये मास नहीं है, मास नंबर है। किसी एटम में हम दो बातें समझाते हैं ना, थोड़ा सा आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो यहां किसकी बात हो रही है? यहां पे क्रिप्टॉन 86 की बात हो रही है, ये उसका मास नंबर है। बेटा क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करते हैं, हम क्रिप्टॉन की बात करें, और क्रिप्टॉन में ना अलग अलग तरह की या अलग अलग कलर की वेवलेंथ्स निकलती रहती हैं। और थोड़ा सा आपको एटम समझा देता हूं ये समझाने के लिए। मान लो हमारे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, और ये उसकी अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन यहां से ग्राउंड स्टेट में या नीचे वाली स्टेट में कहीं भी आता है, मान लो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है ना, तो ये हाई एनर्जी लेवल है। ये वाली ऑर्बिट की एनर्जी हाई होती है और ये वाले ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होती है बेटा? लो होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है ना, तो एनर्जी लूज कर देता है। ऑब्वियस ही बात है, पहले वो हाई एनर्जी पे था, फिर वो लो पे आता है। जब लो पे आएगा तो कुछ एनर्जी को लॉस करता है। किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन किस फॉर्म में निकलती है? वेव के फॉर्म में। तो यहां से एक वेव निकल जाती है और वेव ऐसे चली जाती है। जब ये वेव जाती है तो ये आगे को निकल जाती है, एनर्जी लेके जाती है। इस वाली डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है? द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू these many wavelengths in vacuum of the radiation from krypton isotope of mass number या mass this much। एक्चुअली क्रिप्टॉन आइसोटोप में बहुत सारे कलर निकलते रहते हैं, लेकिन अगर आपको ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा पता हो, एस, पी, डी, एफ, अगर ऐसा कुछ मालूम हो, तो मैं आपको बताऊं, अगर हम 2p10 सब ऑर्बिट का लेवल है, और दूसरा वाला होगा 5d5। अगर 5d5 और 2p10 के बीच में ट्रांजिशन हो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, हो सकता है आपको बात मेरी समझ में ना आए जो मैं ये वाली बातें बोल रहा हूं, टेंशन लेना नहीं, आप मेरी बात सुन लो, जहां तक समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम ट्रांजिशन करवाएं इलेक्ट्रॉन का इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, और वो जो एनर्जी निकलती है वो एक तरह की वेव होती है, और वो वेव होती है ऑरेंज रेड कलर की। कैसे कलर की बेटा?
ऑरेंज रेड कलर की वेव निकलती है और उसकी वेवलेंथ जो होती है ना, जो ये वेव निकल रही है, इसकी वेवलेंथ होगी इसकी वेवलेंथ को जनरली हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं और वो इक्वल टू होती है बेटा 6.0578021 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आपको क्लियर हो गया? जो ये वेव निकलती है इसकी वेवलेंथ होती है इतनी। ये ज्यादा है कि कम है? ये बहुत कम है। तो अगर हम 1 मीटर की स्टिक को पैरेलल रख दें, ऐसे रख दें, इसको मान लेते हैं कि ये 1 मीटर के बराबर है। कितना है बेटा? ये 1 मीटर के बराबर है। और जो ये वेवलेंथ आपके सामने दिख रही है ये तो बहुत छोटी है, 10⁻⁻7 लिखा हो, इट्स वेरी स्मॉल। तो अगर हम ऐसी वेव इस मीटर स्टिक के किनारे रखें, जैसे काउंट करें ना, यहां से देखना, काउंट करते हैं हम। काउंट कैसे करेंगे? 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव एंड अप टू टोटल नंबर ऑफ वेव पता कितनी आएंगी? टोटल नंबर ऑफ वेव आएंगी इतनी। इसका ये मतलब है, मतलब 1 मीटर वो लेंथ है जिस लेंथ में इतनी नंबर ऑफ वेव्स आ जाएं, जहां पे हर वेव की वेवलेंथ की वैल्यू कितने के इक्वल दी है बेटा? इतने के इक्वल दी है। और ये हम ये किसकी वेव है, कहां से निकल रही हैं? ये क्रिप्टॉन 86 में से हाइपरफाइन स्टेट 2p10 एंड 5d5 स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है, उनसे जो वेव्स निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ इतने के बराबर है। ऐसी कितनी वेव होंगी? इतनी वेव होंगी। कितनी लेंथ में? 1 मीटर लेंथ में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस मीटर। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन थी, इसीलिए 1983 में बेटा आपको नोट्स बनाने, मेरे मुंह से जो निकल रहा है अपने काम की चीज को कॉपी पे लिखते जाना, वीडियो को पॉज कर करके लिखना है। सारा कुछ जो स्क्रीन पे लिखा है केवल वो नहीं, उसके अलावा जो आपको सुनाई देता है वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है। 1983 में एक नई डेफिनेशन बनी कि यार ये तो बहुत खतरनाक डेफिनेशन है। तो फिर नई डेफिनेशन पता क्या बनी? नई डेफिनेशन ये बनी कि जब हमने स्पीड को, लाइट को चलते देखा ना, तो हम रफली क्या मान लेते हैं? रफली मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट होती है कितना? 3 इंटू 10 पावर, याद करो कितना होता है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हम रफली मान लेते हैं, बट सच में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, सच में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो पता कितने के बराबर होती है? वो होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। तो किसी ने बोला कि अच्छा ये बताओ 1 मीटर क्या चीज है? तो डेफिनेशन पता क्या आई? डेफिनेशन आई 1 मीटर इज द length of the path traveled by light in vacuum in 1/299,792,458 सेकेंड। क्या समझ आया? सोचने की ट्राई करो। इन्वर्टेड कॉमा में एक दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ गई। व्हाट इज 1 मीटर? तो तुम ऐसे समझाओगे, तुम बोलोगे सर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे करोगे। तुम बोलोगे सर ये लेंथ है 1 मीटर। ध्यान से समझना बेटा, कितना लेंथ है? 1 मीटर। लाइट यहां से एंटर करती है, देखो लाइट यहां से पीछे से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जब लाइट यहां पे एंटर करती है तो लाइट चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। मान लो लाइट को चलने में लगता है टी टाइम। कितना टाइम लगता है? टी टाइम लगता है। बेटा ध्यान से समझना, लाइट को ए से चल के बी तक जाने में कितना टाइम लगता है? टी टाइम। और उसकी स्पीड कितनी है बेटा? लाइट की स्पीड है इतने के बराबर। बहुत ध्यान से समझना, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। लाइट की रफ्तार कितनी है? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मान लेते हैं लाइट को 1 मीटर डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगता है बेटा? टी टाइम लगता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, जो मैं काइनेमेटिक्स में बाद में पढ़ाऊंगा। वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बेटा कितना आएगा? टाइम आएगा डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। यहां कितने डिस्टेंस की बात हो रही है? 1 मीटर। और स्पीड कितना है बेटा? 299,792,458। ये क्या आ गया? टाइम आ गया। ये कौन सा टाइम आया? ये टाइम आया लाइट को कितना डिस्टेंस चलने में? 1 मीटर चलने में। क्योंकि लाइट कहां से चली? ए से, और कहां तक पहुंच गई?
बी तक कितना दूरी चल गई, 1 मीटर के बराबर। दोबारा पढ़े इन्वर्टेड कॉमा की चीज को, 1 मीटर इज द लेंथ, 1 मीटर इज द लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन कितने सेकंड में, इतने सेकंड में। मतलब लाइट इतने सेकंड में कितना डिस्टेंस चल जाएगा, 1 मीटर के बराबर डिस्टेंस चल जाएगा, जिसको मैथमेटिकली मैंने यहां पे समझाने की आपको कोशिश करी है। सो दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन है बेटा, कि 1 मीटर क्या होता है। एक डेफिनेशन मैंने पहले बताई, एक डेफिनेशन मैंने अभी बताई, जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये वाली है जो मैंने अभी अभी आपको सामने समझा रहा हूं। आई थिंक क्लियर हो गया। अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पता चला IIT में और नीट में आने वाले हैं। दीज आर जस्ट बेसिक थ्योरी जिसको हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगली डेफिनेशन किलोग्राम के बारे में। किलोग्राम की कोई बहुत बड़ी सी डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पेरिस में ना, जहाँ पे हमने प्रोटोटाइप्स रख रखे हैं, प्रोटोटाइप समझते हो, प्रोटोटाइप वो चीज़ें होती हैं जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रोटोटाइप जो हमने प्रिजर्व करके रख रखे हैं ना, वहां पे एक चीज, एक टुकड़ा रखा हुआ है। और किस वाले ब्लॉक का रखा हुआ है, आई मीन कौन से वाले एलॉय का रखा हुआ है, देखो सामने लिखा हुआ है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय है, उसका एक टुकड़ा रखा है, सिलिंड्रिकल जैसा है, सिलिंड्रिकल सा टुकड़ा है। देखो वो टुकड़ा कुछ ऐसे है, देखना बेटा, ऐसे है, ऐसा कुछ है, डायामीटर है इसका, और ये इसकी हाइट है। ऐसा सा एक सिलेंडर है, देखो ऐसा एक सिलेंडर है जिसकी हाइट h है, और वो पता कितने के बराबर है, वो 3.9 सेंटीमीटर। और बेटा जो डायामीटर है ना, वो भी कितने के बराबर है, 3.9 सेंटीमीटर के बराबर। ये टुकड़ा है, ये पीस रखा हुआ है। इस पीस को किसी ने केजी बोल दिया। क्या बोल दिया, केजी। अगर हम लोग होते, हो सकता है हम इसको केजी ना बोल के पीजी बोलते, हम पीजी बोलते तो आज हम इसको पीजी बोल रहे होते, बट वहां स्टार्टिंग में केजी, किलोग्राम, केजी बोल दिया। सो दिस पीस इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। तो इसकी डेफिनेशन देखना बेटा क्या लिखी है, यहां देखो, 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप क्योंकि ये सारी दुनिया ने एक्सेप्ट करा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ऑफ द किलोग्राम मतलब ये जो टुकड़ा है ना, ये 1 किलोग्राम है। इस प्रोटोटाइप को हमने किलोग्राम नाम दिया हुआ है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, विच इज अ स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय 3.9 सेंटीमीटर इन हाइट एंड इन डायमीटर, preserved in International Bureau of Weights and Measures at सेवर्स नियर पेरिस। और ये पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। क्लियर। सो ये बेटा किलोग्राम की डेफिनेशन है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ बनता नहीं है। मीटर में तो फिर भी समझ में आ गया था, बट किलोग्राम में कुछ नहीं बनता। इट्स जस्ट अ पीस, एक टुकड़ा है जिसको हम किलोग्राम का नाम दे रहे हैं। अगली डेफिनेशन बेटा सेकंड किसकी डेफिनेशन है, टाइम की डेफिनेशन है। अब टाइम की डेफिनेशन एज सच निकाल पाना बहुत मुश्किल है। मतलब हम लोग तो अपनी आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो रिस्ट वॉच हमने पहनी है, वो जो एक टिक होता है उसको हम 1 सेकंड बोलते हैं। बट गड़बड़ पता क्या होगा, किसी की रिस्ट वॉच एग्जैक्ट टाइम दे रही होगी, किसी की रिस्ट वॉच में अगर थोड़ी सी भी एरर हो गई तो वो दूसरा बंदा भी बोलेगा कि मेरी घड़ी जो टिक करती है उसको हम सेकंड बोलते हैं, बट उसका सेकंड एक्चुअली सही नहीं आ रहा हो, तुम्हारा सेकंड सही आ रहा है, तुम्हें नहीं पता किसका सेकंड सही आ रहा है। सो मतलब इट्स क्योस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कैसे डिफाइन करें। इसलिए हमने क्या करा, इनको एटॉमिक क्लॉक के लेवल पे डिफाइन करा। ये एटॉमिक क्लॉक का मतलब क्या हुआ, आपको मैं समझाऊं थोड़ा सा। ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है, और ये एटम है, और एटम की ऑर्बिट्स हैं, देखो ये ऑर्बिट्स हैं। इसको हम बेटा ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेड बोलते हैं, और ऐसे अलग अलग इनके नाम है। ग्राउंड स्टेट को हम के शेल भी बोलते हैं, और हमने डिफरेंट नाम दे रखे हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊं, जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में चलता है ना, तो वह बिल्कुल सीधा नहीं चलता। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला, उनका नाम नहीं बता रहा मैं, जिन्होंने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन चलता है ना इस वाली ऑर्बिट में, तो वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा थोड़ा जिग 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 करके चलता है, ऐसे वाइब्रेट होते होते चलता है। देखो कितना बढ़िया शेप बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा होता है, लेकिन हल्के 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 वाइब्रेशन हो रहे होते हैं, और इनको बोलते हैं हाइपरफाइन स्टेट्स। एक्चुअली किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट में क्या होते हैं, सब ऑर्बिट होते हैं। मतलब एक ऑर्बिट में एक एनर्जी होता है, सब ऑर्बिट में उसका एक छोटा सा एनर्जी लेवल होता है। ये हम सब पढ़ेंगे। मैं एटम पढ़ाऊंगा +2 में, और केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाते हैं +1 में, इसलिए आपको सारा कुछ बाद में समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारी बातें आपको मेरी समझ में नहीं आएंगी, बस हम इस डेफिनेशन को समझने की ट्राई करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, एक सेकेंड क्या है, इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of radiation corresponding to transition between two hyperfine levels of ground state of cesium 133 atom। क्या मतलब समझ आया, मतलब ये बेटा, ये ग्राउंड स्टेट है ना,
ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है ना, तो ये हाइपर फाइन स्टेट्स में वाइब्रेट करता है। देखो ये वाइब्रेट कर रहा है, घूम भी रहा है साथ में, वाइब्रेट वाइब्रेट वाइब्रेट, ये ऐसे ऐसे करते 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 घूम भी रहा है और वाइब्रेट कर रहा है। तो जब ये राउंड लगाएगा पूरा, तो बहुत सारे वाइब्रेशन कर डालेगा। तो 1 सेकेंड वो ड्यूरेशन है जिसमें कितने वाइब्रेशन कर डालेगा, इतने वाइब्रेशन कर डालेगा। लेकिन अच्छी बात बताऊं, एटम्स की प्रॉपर्टी में टेम्परेचर प्रेशर का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जून में रख दो, जुलाई में रख दो, या जनवरी में मेजर कर लो, इंडिया में रख दो इसको, या यूएस में रख दो, या कनाडा में रख दो, सब जगह इसकी वैल्यू सेम आने वाली है। इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन इससे ली हुई है, इसलिए हमने और किसी चीज़ से नहीं ली है। और जो ये क्लॉक होती है बेसिकली एटॉमिक क्लॉक होती है, इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी समझते हो क्या होती है? एक्यूरेसी होती है 1 in 5000 ईयर। हमारी घड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, आज उसका टाइम कुछ और शो होगा, कल उसमें 1 सेकंड आधा सेकंड का आगे पीछे का फर्क पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा तो कम से कम 1 साल के बाद तो फर्क पड़ ही जाएगा। बट ये वाली क्लॉक्स इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं कि 5000 ईयर्स में इनमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज 1 सेकंड का आता है। मतलब अगर हम इन एटॉमिक क्लॉक को या इन एटॉमिक कंडीशंस को ऑब्जर्व करते रहें 5000 ईयर्स तक, तब भी इनमें चेंज कितने का आएगा? केवल 1 सेकंड का आएगा। सो दिस इज अबाउट द सेकंड। तो बेटा मास, लेंथ और टाइम, हमने इसके बारे में इनकी डेफिनेशन पढ़ी कि फंडामेंटल यूनिट्स को कैसे समझाते हैं। उसके बाद हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट मतलब एम्पियर, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के मेजरमेंट के लिए कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, है ना बेटा। ये सब हो सकते हैं और इनकी भी डेफिनेशन है। लेकिन वो ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बोला, आती कभी नहीं है। आपको मास, लेंथ, टाइम तो समझ में आ गया बिकॉज दीज आर फैमिलियर थिंग्स। अगर मैं तुमसे एम्पियर की बात करूं तो वो उतना ज़्यादा फैमिलियर अभी नहीं है, कम से कम। केल्विन की बात करूं, कैंडेला की बात करूं, तो ये समझने में बहुत डिफिकल्ट होगा। अननेसेसरली मैं एनर्जी लगाऊंगा, कहीं पे आना है नहीं है, टाइम खराब करने का बेनिफिट नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दोज थिंग्स। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा, नहीं सर मैंने तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लो। फिर भी कोई कहता है बड़ा एक्साइटेड है कि नहीं सर मैंने पढ़ना भी और मैंने पूरा समझना भी है, तो तुम मेरे पास आ सकते हो और मेरे को कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। अगर एक्साइटेड को नहीं सर मेरे को समझाओ तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट इन फेवर कि अभी इस पर टाइम खराब करा जाए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। सी, फंडामेंटल यूनिट्स मैंने कौन सी बताई बेटा, या फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने कौन सी बताई? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इनको मेजर कैसे करते हैं? लेंथ की एसआई यूनिट क्या है बेटा? मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, कैंडेला नहीं कैंडेला, CANDELA, दिस इज कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है बेटा? मोल है। तो ये बेसिक बातें हमें समझ में आ गई, इससे ज्यादा समझने की जरूरत अभी हाल नहीं है। तो हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आई राइट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये क्या चीज है? ये है, उनमें से एक तो है रेडियन, एक है रेडियन। यहां पे भी हम दी लिख देते हैं, दी रेडियन। अब ये रेडियन क्या है यार? ये रेडियन है, और लिखते हैं हम इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो RAD ऐसे लिख देते हैं, रेडियन। रेडियन क्या है? ये एंगल का मेजरमेंट है। अब लेकिन बेटा हमने जब हम छोटे थे ना, तो हमने एंगल का मेजरमेंट डिग्री में पढ़ा था, लेकिन यहाँ डिग्री में नहीं आएगा, यहाँ किस में आएगा? रेडियन में आएगा। समझाओगे कैसे? समझाओगे ऐसे कि मान लो तुम यहाँ खड़े हो, सपोज करो ये कोई डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कर्व बनाते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं आर्क। और बेटा इसको क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रेडियस। और जो यहाँ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। बेटा ये 3D में होगा कि 2D में होगा? ये 2D में होगा। आप कहोगे थोड़ा समझाओ, समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लो हमारे हाथ में पेंसिल हो, समझ गए? पेंसिल को 2 पार्ट में तोड़ दो, एक पार्ट नीचे साइड रखो और एक पार्ट ऊपर साइड रखो, और वो दोनों पार्ट जितने एंगल पे झुके होंगे, जितने पे बेंड होंगे, दैट्स कॉल्ड एंगल। आपको समझ आ रहा है? बेटा एंगल 2D में होगा कि 3D में होगा? सोचो, इट्स इन 2D। ये एक प्लेन में होता है। प्लेन समझ गए? जिस कॉपी के ऊपर तुम देखते हो ना, कॉपी पे 2 लाइन खींच दो तो वो दोनों लाइन किस पे दिखाई देंगी? कॉपी के प्लेन में दिखाई देंगी। इसका मतलब एंगल किस में होता है?
2D में होता है। अब रेडियन का मेजरमेंट कैसे है? रेडियन का मेजरमेंट है कि अगर हम इसी एंगल को, अगर तो हम इसको डिग्री में मेजर करेंगे, तो डिग्री में कैसे बोलोगे? तुम बोलोगे सर देखो ये है, हम ऐसे खींचते हैं और ऐसे खींचते हैं, हमें पता है बेटा ये कितने के बराबर है? ये 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इसको 90 पार्ट में डिवाइड करें, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 89 और 90। अगर हम 90 पार्ट में डिवाइड करें तो बेटा दो पार्ट के बीच का डिस्टेंस, अब ये इतना छोटा है कि समझाना बहुत मुश्किल है, दो पार्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा दैट इज व्हाट? 1 डिग्री। कैसे समझाएंगे हम? ऐसे समझा सकते हैं, देखो मैंने एक पार्ट को ज्वाइन करा दिया ना, फिर मैंने उसके नेबरिंग पार्ट को ज्वाइन करा दिया। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 90 पार्ट में डिवाइडेड होने चाहिए। तो जो ये छोटू सा एंगल बनेगा ना, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। मैंने आपको क्या बोला? पूरा सर्कल 360 एंगल बनाता है, क्वार्टर सर्कल कितना बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर हम इसको 90 पार्ट में डिवाइड करें तो जो एक छोटा सा पार्ट एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। दिस इज डिग्री। यहां पे डिग्री की बात नहीं हो रही, यहां रेडियन की बात हो रही है। तो एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं? एंगल को हम मेजर करते हैं बेटा, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, ऐसे होता है एंगल। एंगल होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये एंगल 1 कब होगा? एंगल थीटा 1 होगा कब? जब आर्क और रेडियस कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। जब आर्क और रेडियस सेम हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये O है, ये P है, ये Q है। हम क्या बोल सकते हैं यहां पे? हम बोल सकते हैं जब OP और OQ और PQ तीनों सेम हो जाएंगे तो जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो बेटा जी, जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या बोलेंगे बेटा? 1 रेडियन बोलेंगे। तो किसी ने बोला हाँ भाई एक काम करो फिर डिफाइन ही कर दो। मैंने कहा अभी लो, अभी कर देते हैं। तो ऐसे लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, क्या लिखेंगे हम? 1 रेडियन is the angle subtended at the center of a circle। दिख रहा ना बेटा? सर्कल ही तो बन रहा है ना। जैसे ये जो मैं ये दिखा रहा हूं ना, ये पूरा सर्कल नहीं है लेकिन सर्कल का ही पार्ट है ना। दिस इज आर्क ऑफ दैट सर्कल, राइट? तो एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू दी रेडियस ऑफ सर्कल। मैं लाइन लिख देता हूं, पहले आप यहां पे पढ़ लो। 1 रेडियन is the angle subtended at the center of circle by an arc equal in length to the radius of circle। क्या समझ आया बेटा? जब ये आर्क की लंबाई और रेडियस की लंबाई दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। तो मैं आगे की लाइन और ऐड कर देता हूं। इसमें क्या लिखा है? इक्वल in length to the क्या बोलेंगे हम बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल। इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्या आपको रेडियन का मतलब समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या चीज थी बेटा? एंगल। एक दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो बच्चे कहने लगते हैं अच्छा सर सॉलिड एंगल तो मतलब लिक्विड एंगल भी होता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, लिक्विड गैस एंगल नहीं होता। सॉलिड एंगल का मतलब हुआ जब हम एंगल को 3D में मेजर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। बेटा एंगल की यूनिट को बोलते हैं रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट को बोलते हैं क्या? स्टेरेडियन। बात क्लियर है? थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों। जब हम कोन में आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन में याद करो, तो वो 2D में होता है कि 3D में होता है? मतलब उसको हम एक प्लेन पे रख सकते हैं कि वो एक्सपेंडेड होता है। कॉपी पे रखेंगे तो कॉपी में मिल जाएगा कि कॉपी से ऊपर को उठा हुआ होगा? कोन की बात कर रहा हूं मैं, कोन जिसमें आइसक्रीम खाते हैं। तुम क्या देखोगे? वो 3D में होता है। और पता वो कैसा होता है? वो ऐसे होता है कि हम ऐसे शो कर सकते हैं, लाइक ऐसे और ऐसे, और कुछ कुछ हम ऐसे दिखा सकते हैं कि वो कुछ
ऐसे है, कुछ ऐसे है। ये आप समझ पा रहे हैं क्या? ये 2D नहीं है, दिस इज नॉट एंगल, ध्यान रखना, दिस नॉट एंगल, दिस इज सॉलिड एंगल, क्योंकि एंगल 2D में होता है, बट सॉरी एंगल 2D में होता है और ये कैसा है 3D में। तो हम यहाँ पे ना लाइन नहीं बनाते, यहाँ पे गोल गोल बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं। ये शो करने का ढंग है, दिस थिंग इज कॉल्ड क्या, सॉलिड एंगल। अब मैं इसको बोल के नहीं समझा सकता, आप केवल एक्सपीरियंस कर सकते हो। कि जैसे हम एक पेपर लें और आप ये मान के चलो कि कहीं पे आप जा रहे हो और वहाँ पे कोई आपको, जैसे नहीं होता वो रोड साइड में चने खिलाते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ देते हैं जो पेपर का कोन बना के देते हैं। जब पेपर का कोन बनाते हैं तो पेपर पूरा एक्सपेंड हो जाता है 3D में, मतलब ऐसे गोल गोल सा बन जाता है। सो ये जो अंदर सेंटर के पास जो चीज़ बन रही है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। दिस इज नॉट एंगल। यहां पे ना इस जगह आएगा सरफेस का एरिया, इसको बोलेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे कोन होगा ना, कोन का जो टॉप होगा, अगर तुम वहां पे अपनी पाम को कर्व जैसा बना के उस कोन को ढक लो, मतलब जैसे आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम का जो टॉप होगा उसको अगर अपने पाम से ढक लो, कर्व करके, पाम को कर्व करके ढकोगे, तो जो पाम का एरिया आएगा उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया, और ये है बेसिकली रेडियस। रेडियस। तो सॉलिड एंगल को पता हम कैसे डिफाइन करते हैं? इस सॉलिड एंगल को हम डिफाइन करते हैं दिस इक्वल टू सरफेस एरिया, इसको मैं ये ले लूं ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैंने आर स्क्वायर क्यों करा? एक्चुअली जो एंगल और सॉलिड एंगल होते हैं ना, इनके पास यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होते हैं। एंगल में क्या लिखा था? आर्क, तो हमने डिवाइड किससे कर दिया? रेडियस से। यहां पे क्या लिखा हुआ? एरिया। एरिया की जो यूनिट आएगी वो लेंथ का स्क्वायर आएगा ना, तो नीचे भी हमने लेंथ का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये भी यूनिटलेस आएगा। सॉलिड एंगल की कोई यूनिट नहीं होगी और एंगल की भी कोई यूनिट नहीं होगी। ये सॉलिड एंगल है, और इसका जो मेजरमेंट करते हैं वो किस यूनिट में करते हैं? वो स्टेरेडियन में करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, क्या बोलेंगे बेटा? इज स्टेरेडियन। सो बेसिकली स्टेरेडियन कुछ और नहीं है, क्या है? एसआई यूनिट है किसकी? सॉलिड एंगल की। और रेडियन क्या है? एसआई यूनिट है किसकी? एंगल की। बात क्लियर हो गई? सो हम बेटा ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अगर कोई तुमसे बोले डेफिनेशन बताओ, अब तुम बता पाओगे। तुम कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे 1, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखते रहोगे आपको डेफिनेशन अपने आप पता चल जाएगी। 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन is the solid angle, 1 steradian is the solid angle subtended at the center of a sphere by that surface which is equal to, या ऐसे कह सकते हैं which is equal in area, comma to the square of radius of the sphere, समझने की ट्राई करो बेटा। एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, क्लियर है? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, बेसिकली ये स्फीयर का पार्ट होगा ना, स्फीयर का पार्ट होगा, ऑफ अ स्फीयर बाय दैट सरफेस। बाय दैट सरफेस का मतलब किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। विच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, मतलब 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल कब आएगा? जब सरफेस का एरिया और रेडियस का स्क्वायर दोनों कैसे हो जाएं? सेम हो जाएं। कुछ बच्चे बोले सर अभी भी नहीं समझ में आया, तो मैं आपको एक क्लू देता हूं, अभी आपको और समझाता हूं अच्छे से। ये समझने में कई बार मुश्किल होती है, लेकिन इसको हम सॉलिड एंगल को आगे पढ़ते हैं +2 में, वहाँ हम अच्छे से समझ लेते हैं। आपने वाटरमेलन खाया है? वाटरमेलन,
वाटरमेलन कैसा होता है बेटा, सर्कल होता है कि स्फेयर होता है, स्फेयर होता है। तो ये हमारे पास वाटरमेलन है, मान गए। अब हम एक काम करते हैं, नाइफ लेके आते हैं और नाइफ को यहाँ रखते हैं, हो गया। और इस नाइफ को एंटर करा देते हैं सेंटर तक, ये सेंटर तक एंटर करा दिया। अब नाइफ को टिल्टेड रखते हैं, टिल्टेड, टिल्टेड समझ गए, थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं और उसको गोल घुमाते हैं, कोनिकल। जब तुम नाइफ को कोनिकल गोल गोल घुमाओगे ना, नाइफ को तुम ऐसे घुमाओगे, कैसे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमा दोगे ना, अंदर अंदर पेनिट्रेट करके उसको गोल घुमाओगे तो इतना वाटरमेलन निकल जाएगा। मैंने वाटरमेलन का एग्जांपल पता क्यों लिया, क्योंकि वाटरमेलन मुझे बहुत पसंद है। तो इसको हमने नाइफ को अंदर एंटर कराया और इसे गोल घुमाया, और ये जो कैप दिख रही है बेसिकली ये कैप है किसकी, वाटरमेलन की। इस कैप को पकड़ के बाहर निकालो, जैसे तुम बाहर निकालोगे ना तुम्हें रेड रेड बढ़िया सा वाटरमेलन दिखाई देगा, है ना। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये ऐसे, और ये वाह, मुंह में पानी आ गया। अब जो ये सेंटर होगा बेटा, ये ध्यान रखो, ये एंगल नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं, एंगल होता तो 2D में होता। वाटरमेलन है, पूरा का पूरा कोन जैसा बन रहा है, तो ये सॉलिड एंगल होगा। और यहां पे ना ये एक सरफेस एरिया आएगा, है ना, उसकी कैप होगी, ऐसे फ्लैट नहीं होगी, ध्यान रखना, ये फ्लैट नहीं होगा, ये कर्व्ड होगा, थोड़ा सा कर्व होगा। इस एरिया की बात कर रहे थे हम लोग, दिस इज एरिया। और ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। और इस चीज़ को हम सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। अगर हम इसको डेल्टा से डिफाइन करें, ऐसे ही मैंने डिफाइन कर दिया डेल्टा, तो डेल्टा क्या आएगा बेटा, डेल्टा आएगा एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। आर मतलब क्या है, रेडियस। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सॉलिड एंगल। और ये 1 कब होगा, ये 1 तब होगा जब एरिया और रेडियस का स्क्वायर कैसा होगा, सेम होगा। ये मैं समझा रहा, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। कितना सॉलिड है ना ये, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हो गया जी हमें। सो हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री यूनिट और ये हमें समझ में आ गया कुल मिला के। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, हमने पढ़ा बहुत सारा सिस्टम, हमने पढ़ा एफपीएस, हमने पढ़ा सीजीएस, हमने पढ़ा एमकेएस, हमने पढ़ा एसआई। अब एक बच्चा बोलता है, बच्चा नहीं बोलता, टीचर बोलता है कि एक काम करो, एडवांटेजेस बताओ एसआई यूनिट के। तो तुम बोलोगे सर कोई ना, हम लिख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई, है ना, ऐसे बताना है। तो अगर हमें एसआई के एडवांटेजेस बताना है तो पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कभी अगर एग्जाम में आ जाए ना कि एसआई के एडवांटेजेस बताओ, तो तुम 2-3 लिख के आओगे, उसमें से पहला पता कौन सा लिखेंगे, पहला लिखेंगे एसआई इज कोहेरेंट, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब कोई बोले सर ये कोहेरेंट सिस्टम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब पता क्या हुआ, अ सिस्टम बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल डेराइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल फैक्टर। आपको समझ में आया ना सर, उड़ गया ऊपर से। मैं बताता हूं, कोहेरेंट सिस्टम वो होता है जिसमें अगर हम कोई डेराइव्ड यूनिट निकालना चाहें तो वो फंडामेंटल यूनिट का कोई ना कोई पावर लगाने से निकल जाए। जैसे कोई हमसे बोले, तुम बोले सर समझ में नहीं आया, तो बेटा मैं लिखवा नहीं रहा, मैंने बोल दिया है, आप उसकी डेफिनेशन समझ लो। अगर कोई तुमसे कभी पूछे कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है, तो मैं दोबारा सुनाता हूं, अपनी पॉज कर करके अपनी कॉपी पे लिखना। क्या बोल रहा हूं मैं, अ सिस्टम बेस्ड ऑन अ सर्टेन फंडामेंटल यूनिट्स या बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम विच all derived units are obtained by multiplication or division without introducing numerical factors। क्या मतलब है, कोई हमसे बोले एरिया, तो तुम क्या बोलोगे, क्या एरिया को ऐसे लिखना होता है 20 इंटू लेंथ, क्या कोई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हमने किसी ना किसी न्यूमेरिकल फैक्टर को साथ में जोड़ना पड़ा या मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्या ऐसे लिखना पड़ता है, इज इट ट्रू और फॉल्स, ना सर ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, एरिया को लिखते हैं हम बस लेंथ की पावर कितना 2। तो इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम वो होता है जिसमें हम डेराइव्ड यूनिट निकालें बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड करे, बस फंडामेंटल यूनिट में हमने पावर लगा देनी है। कोई हमसे बोले कि एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, याद करो थोड़ा सा, आपको 9th क्लास याद होगी, एक्सेलरेशन बताओ। तुम बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन, याद करो शायद आपको याद हो, डिस्टेंस अपॉन
टाइम का क्या स्क्वायर। क्या तुमने यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाली 2 3 4 5 कुछ डाला? बिल्कुल नहीं, हमने पावर डाली और हमने ऐसा करा तो हमें क्या निकल आया, हमने डेराइव निकाल दी। आपको पता है डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ और टाइम तो फंडामेंटल है और एक्सेलरेशन कैसा है, डेराइव्ड है। तो कोहेरेंट सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज को बिना किसी न्यूमेरिक वैल्यू के मल्टीप्लाई डिवाइड करे हुए कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। दैट्स कॉल्ड व्हाट, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट का मतलब समझ आ गया, बहुत बढ़िया जी, आपको भी समझ आ गया, मुझे भी समझ आ गया। दूसरा दूसरा पता क्या है, दूसरा है SI इज अ रेशनल सिस्टम। फिर दिमाग खराब, बच्चा बोला सर जैसे तैसे करके कोहेरेंट समझ आया, अब रेशनल क्या होता है। ये रेशनल क्या होता है सुनाता हूं आपको। इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाता हूं। जैसे कोई हमसे बोले काइनेटिक एनर्जी, कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी, कोई बोले वर्क, कोई बोले एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, तो सबके लिए यूनिट अलग अलग नहीं होगी। सबके लिए यूनिट क्या आएगी, सबके लिए यूनिट आएगी जूल। अगर ऐसा होगा तो ऐसे वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। आपको याद होगा वो जब हम हीट की बात करते हैं ना, तो उसमें कैलोरी आता है, आपने कितने कैलोरी इनटेक करे। कैलोरी वर्ड SI यूनिट नहीं है। अगर SI होता तो SI में सबके लिए वैल्यू सेम आती है, अलग अलग नहीं आती। हीट के लिए भी जूल आता और वर्क के लिए भी जूल आता। मैडम वहां पे कैलोरी यूज करते हैं, कैलोरी SI नहीं है, क्योंकि एनर्जी अगर किसी भी तरह की एनर्जी है तो सबके लिए यूनिट सेम आनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं रेशनल सिस्टम। क्लियर हो गया। रेशनल सिस्टम का मतलब हुआ एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो नाम अलग अलग हो उसके, लेकिन सबकी यूनिट कैसी होगी, सेम होगी। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेशनल सिस्टम। मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा हूं, तो एडवांटेज कोई आपसे पूछे तो तुम क्या लिखोगे, SI इज कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब समझ आ गया। SI इज रेशनल, रेशनल का मतलब समझ आ गया। और एक और बताता हूं मैं, होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं। SI इज अ मीट्रिक सिस्टम। शायद इसका मतलब आपको समझ में आता होगा। मीट्रिक सिस्टम का क्या मतलब है, मीट्रिक सिस्टम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो इसमें लिखवाता हूं, मतलब इसमें आप लिख लो, अगर किसी ने डेफिनेशन लिखनी पूछे कोई तो मीट्रिक सिस्टम क्या होता है, तो तुम लिखोगे द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। इसको हम मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। मीट्रिक सिस्टम का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी चीज को समझाने की ट्राई करें तो किसमें समझाएंगे, हम पावर ऑफ 10 में समझा सकते हैं। मतलब अगर हमने किसी भी एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है या कुछ ऐसा करना है तो हम उसको 10 की पावर के फॉर्म में शो कर सकते हैं, उसको हम मीट्रिक सिस्टम बोल सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी SI यूनिट या एडवांटेजेस ऑफ SI। तो बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट, ऐसी प्रैक्टिकल यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लार्ज वाली यूनिट है। तो यहां पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस की यूनिट्स। डिस्टेंस की लार्ज यूनिट्स कौन सी हो सकती हैं, मतलब लार्ज मतलब जो हमारे कैलकुलेशन से बहुत बियॉन्ड है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली क्या चीज है, इसका मतलब है कि देखो यहां पे मैंने एक डायग्राम बना हुआ है, यहां पे सन होता है, यहां पे अर्थ होती है। अर्थ कभी यहां पे होगी, कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे। इसका सन से डिस्टेंस इक्वल नहीं है, हमेशा बदल रहा है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें, एवरेज मतलब ये मिनिमम होगा, जब अर्थ यहां पे आएगी तो इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ऐसे करके हम जब सबका एवरेज निकालते हैं तो सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस आता है, उसका जो एवरेज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या लिखा है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ एंड इट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी जब प्रैक्टिकली वैल्यू कैलकुलेट करके देखी गई तो पता है कितने की इक्वल आता है। इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड दैट कम्स आउट 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। या रफली हम इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं याद करने के लिए 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। तो कोई तुमसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करे कि क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.5 इंटू 10 पावर 11।
बेटा अगला पॉइंट है लाइट ईयर। लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर का क्या मतलब है? हमने अपनी टॉर्च को ऑन करा, छत के ऊपर ऑन करा और लाइट जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, चलते जा रही है। 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट ईयर। तो यहां पे क्या लिखा? 1 लाइट ईयर। देखो बेटा यहां लिखा है 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। कोई बोले इसका कैलकुलेशन निकालो, तुम बोलोगे सर आसान है, हमें क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस। कितनी देर में डिस्टेंस निकालना है? 1 ईयर में। तो तुम कैसे बोलोगे? डिस्टेंस जिसका नाम क्या है? लाइट ईयर। और वो कितने के इक्वल आएगा? वो आएगा बेसिकली स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। किसकी स्पीड की बात हो रही है? लाइट की स्पीड। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸। बेटा टाइम कितना? 1 ईयर। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 ना। तो 365.25 ऐसे होता है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे हम? ये तो बेटा ईयर आ गया, ईयर में डेज आ गए। एक डे में कितने घंटे होते हैं? 24। क्लियर? और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर निकल के आएगा? आप ट्राई करो 1 मिनट के लिए, कितना वैल्यू आएगा बेटा? कितना वैल्यू आएगा? ये वैल्यू निकल के आएगा 9.46 इंटू 10⁻15। क्या आएगा? मीटर आएगा। दिस मच मीटर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1 लाइट ईयर, LY लिख दिया मैंने। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक और डिस्टेंस होती है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं पारसेक। पारसेक। पारसेक क्या चीज होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लो हम कहां पे? हम एक ओपन फील्ड में खड़े हैं। ये हम है, देखना, हम ओपन फील्ड में खड़े हैं और हमने क्या देखा? यहां पे 2 स्टार हैं, स्टार 1, स्टार 2। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है लगभग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। अब मैं आपको समझाता हूं। ये हम खड़े हैं, H फॉर हम, आप में कोई भी हम खड़े हुए हैं, और यहां से मैंने लाइन को करा ड्रॉ और यहां से लाइन को ड्रॉ करा। बेटा क्लियर हुआ? अगर ये वाली डिस्टेंस, इसको हम एक हिसाब से आर्क मान लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, कितना हो? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन थिंग। एंड जो यहां पे एंगल बन रहा हो ना बेटा, ये 1 सेकंड के बराबर हो, 1 सेकंड के बराबर हो, तो जो ये डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? 1 पारसेक। मैं आपको दोबारा समझाऊं। हम जहां खड़े हैं, H पे हम खड़े हैं और हम 2 पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 और 2 को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 1 और 2 के बीच का गैप कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। और अगर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, लेकिन उसके बाद भी हमारे आंख के पास एंगल बन रहा हो 1 सेकंड के बराबर, तो हम इसको बोलेंगे, जो डिस्टेंस होगी ना R, उसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। अब आप कहोगे थोड़ा और क्लियर करो। एक्चुअली 1 सेकंड को पहले समझने की ट्राई करें। आपको याद है 1 डिग्री कितना होता है? पूरे सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड करो तो जो एक पार्ट एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। क्लियर हो गया? अगर हम 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करें, कितने से? तो इसको बोलते हैं हम 1 मिनट। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ध्यान रखना। टाइम जो मिनट सेकंड टाइम में होता था, ये टाइम वाला नहीं है, एंगल वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री का, 1 डिग्री का 1/60th पार्ट को क्या बोलते हैं? 1 मिनट। और उसको लिखते कुछ ऐसे हैं, 1 ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब 1 मिनट होता है। अगर हम इसको 60 से और डिवाइड कर दें, मतलब 1 मिनट डिवाइड बाय 60 से और डिवाइड कर दें, तो जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। ये टाइम वाला सेकेंड नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसको लिखते कैसे? 1 सेकेंड। बेटा समझ में आया? इसका मतलब समझो यार, 1 डिग्री छोटा एंगल होता है कि बड़ा? सोचो आप, 1 डिग्री छोटा एंगल होता है कि बड़ा एंगल होता है? शायद छोटा एंगल होता है, मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो 1 मिनट और छोटा होगा, तो 1 सेकेंड बहुत छोटा होगा। मतलब जिस पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये छोटा एंगल बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? ये बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा है। ये इतना ज़्यादा छोटा बन रहा है, जबकि ये वाला डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने के बाद भी ये एंगल बहुत छोटा बन रहा है। इसका मतलब बेटा R छोटा होगा कि बड़ा होगा? ये 2 पॉइंट 1 और 2 पास में होंगे कि दूर होंगे? 1 और 2 पॉइंट H से बहुत 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 दूर होंगे, तभी यहाँ पे इतना छोटा एंगल बन रहा है। और इस वाले डिस्टेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं? 1 पारसेक दे रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कैलकुलेशन का मेथड क्या हो सकता है? इसके कैलकुलेशन का मेथड हो सकता है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एंगल। बेटा कितना लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा 1 सेकेंड।
इक्वल टू, एंगल को कैसे लिखेंगे हम, आर्क अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, रेडियस, ऐसे लिखेंगे। अच्छा 1 सेकेंड को कैसे लिखेंगे, 1 सेकेंड को हम लिखेंगे 1/60 इंटू 60, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में, एंड दैट इक्वल टू व्हाट, आर्क कितना था, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय ये आर आ रहा है। लेकिन आपको याद होगा अच्छे से, जब हम एंगल को अकेले लिखते हैं तो डिग्री में नहीं लिखते, किस में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। और रेडियन और डिग्री के लिए मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में थोड़ा सा समझाया था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60 इंटू 60 इंटू पाई अपॉन 180। अब ये किस में निकल आया बेटा, अब ये रेडियन में निकल आया, एंड दैट इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय आर। हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोगों ने कितना लिखा था बेटा, ऊपर हमने लिखा था 1.49 इंटू 10 पावर 11, और ये सारी चीज़ें कहाँ चले जाती हैं, ऊपर चले जाती हैं, 60 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, पाई को क्या बोलते हैं, 22, रुक जाओ, इसको बोलते हैं हम 22/7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली मैं तो कैलकुलेटर से अभी सॉल्व नहीं करूंगा, तुम सॉल्व करके देखोगे तो क्या निकल के आएगा, 3.1 इंटू 10 पावर 16 मीटर। दिस इज कॉल्ड 1 पारसेक, है ना। तो आर की वैल्यू आ रही है और आर को ही हम क्या बोल रहे हैं, 1 पारसेक बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। सो 1 पारसेक इक्वल टू हाउ मच, 3.1 इंटू 10 पावर 16 मीटर। तो आज की क्लास में आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, और होमवर्क आप बुक से भी देख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट बेटा नोट्स कंप्लीट करना। तो आपको होमवर्क निकालना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर, ये फाइंड करना आपने। फिर आपने फाइंड करना है 1 पारसेक इक्वल टू हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और आपने फाइंड करना है 1 पारसेक इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर। आपको ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ये आज आपका होमवर्क है, और मेजरमेंट का काफ़ी पार्ट खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा पार्ट रह गया है। सो वील ट्राई कि अगले वाले क्लास में मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। आज आई थिंक पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ो बेटा, बढ़िया से पढ़ो। पंक्चुअलिटी इज समथिंग विच कैन रीच यू अप टू दी कल्मिनेशन। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, पंक्चुअलिटी रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे, हर काम को करने का अपना एक टाइम शेड्यूल बना के रखोगे, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिजिक्स बहुत आसान है, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी आपको लग सकती है कि यार कभी कभी ठीक लग रहा है, कभी बोरिंग लग रहा है, बट ओवर अ पीरियड ये बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।